नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी बीए फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं, मेजर में है चाहे माइनर में है, आपका सब्जेक्ट जियोग्राफी है। बीएससी भी कर रहे हैं या आप बीए कर रहे हैं, कोई भी आप ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स कर रहे हैं और जियोग्राफी आप अपने सब्जेक्ट रखते हैं, मेजर या माइनर किसी में भी, तो उसमें आपको इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ना पड़ता है, यानी कि आर्थिक भूगोल के बारे में जानना होता है। आर्थिक भूगोल से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपकी परीक्षा में जो है इंपॉर्टेंट होगी और परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये। इसको मैं बहुत ही बारीकी के साथ बताऊंगा। 2026-27 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, एमजे पीआरयू बरेली रोहिलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, या ऐसे ही माँ पाटेश्वरी अगर ऑब्जेक्टिव करवाएगा तो उसके लिए, माँ विंध्यवासिनी ऑब्जेक्टिव करवाएगा तो उसके लिए, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय ऑब्जेक्टिव करवाएगा तो उसके लिए, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय ऑब्जेक्टिव करवाएगा तो उसके लिए। यानी ऑब्जेक्टिव इसे राम मनोहर लोहिया ने तो बता दिया कि भाई लिखित करवाएंगे फोर्थ का, बाकी सबका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो उसके लिए भी, यानी ऑब्जेक्टिव हो परीक्षा चाहे लिखित हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चेन्नई चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए एक एक प्रश्नों को मैं बहुत ही बारीकी के साथ सरल भाषा में बताने का प्रयास करता हूँ। चाहे प्रश्न आपका अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय का आता हो तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पेपर ही है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बीए फोर्थ सेमेस्टर का है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, 2026-27 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं इस पेपर को मैंने देखा और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड हैं, लगातार विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं। इसीलिए इस प्रश्न को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, इसी पेपर को मैंने सॉल्व किया है। इससे पहले हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लेक्चर्स मिल जाएंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के, और भी अदर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उस चैनल पर अगर आप देखेंगे, हिंदी का आपने 1-2 दिन पहले देखा होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ है, उसका मैंने वहाँ पर करवा दिया। और फिजिकल एजुकेशन इन होगा को करिकुलर का, आप देखते हैं उसका भी, और ह्यूमन वैल्यूज़ का, या फिर आपका और भी जो को करिकुलर का कोर्स होता है, सब कुछ आपको को करिकुलर मास्टर हमारे दूसरे चैनल पर मिलता रहता है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़े का कारखाना कब स्थापित किया गया था? भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़े का कारखाना स्थापित किया गया था दोस्तों 1854 ईस्वी में। कब किया गया था? 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ठीक है। जब काओसजी डाबर ने बॉम्बे यानी मुंबई में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की स्थापना की थी। हालांकि इससे पहले 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में एक प्रयास किया गया था, लेकिन वह विफल रहा था। फिर उसके बाद में एक सफल प्रयास 1854 में ही किया गया था। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, विश्व का सर्वाधिक ऊन उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक ऊन जो उत्पन्न करने वाले देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश में बहुत ऊन होता है दोस्तों, विश्व का सबसे नंबर 1 पर है ये। यहाँ एक विशेष रूप से मेरिनो नाम की एक भेड़ होती है, उस नस्ल की भेड़ होती है, और उस भेड़ में बहुत ज़्यादा ऊन निकलता है उस भेड़ से। विश्व की सबसे अच्छी जो क्वालिटी का जो ऊन पाया जाता है, इसी मेरिनो नाम की भेड़ से पाया जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक मात्रा में रहते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न देखेंगे, सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? सबसे सस्ता परिवहन का साधन है जल परिवहन। जल परिवहन जो है परिवहन का सबसे अच्छा साधन है, सबसे सरल साधन है वाटर ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। लंबी दूरी और भारी सामान ढोने के लिए जल परिवहन सबसे सस्ता माध्यम है, क्योंकि इसमें घर्षण कम लगता है। जल में आप देखते हैं नाव रखी है या पानी का जहाज है, तो कम फ्यूल में वो बहुत दूरी तय कर लेता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि सड़कों पर, रेल पटरियों पर आप देखते हैं आवश्यकता से अधिक ज़्यादा घर्षण होता है, जिससे तेल खर्चा ज़्यादा लगता है, ठीक है, ईंधन की खपत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर ईंधन की खपत कम होती है, जल परिवहन में सबसे सस्ता होता है और प्राचीन काल से होता आ रहा है। चौथा प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलेशियन पर्वत किसके लिए प्रसिद्ध है? संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अपलेशियन पर्वत है दोस्तों, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कोयला के लिए। अमेरिका का जो पूर्वी भाग है उसी में अपलेशियन पर्वत का एक क्षेत्र स्थित है। वहाँ पर आप देखते हैं बिटुमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला जो होता है ये बढ़िया कोयला होता है, तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आपका देखेंगे अपलेशियन पर्वत की जो बिटुमिनस कोयला है वो अमेरिका का औद्योगिक हृदय कहा जाता है। अपलेशियन पर्वत की श्रृंखला जो उसका क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग इनमें से कौन सा है?
विश्व का सबसे महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग जो है वह है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक जो एक प्रकार से वाटरवेज है, इसलिए इंपॉर्टेंट है चूंकि आप देखेंगे यह जलमार्ग क्या करता है, विकसित पश्चिमी जो यूरोप जो बहुत ज़्यादा डेवलप है उसको उत्तरी अमेरिका के साथ जोड़ता है। तो इससे उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के बीच में व्यापार आसानी से हो जाता है। दुनिया का सबसे अधिक विदेशी व्यापार जो होता है ये इसी मार्ग से, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग से ही होता है। इसलिए इसको बृहत ट्रैंक मार्ग भी कहा जाता है, बिग ट्रैंक रूट कहा जाता है इसको जलीय मार्ग में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, बताएं। कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो ये प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है नहर पनामा नाम की, ठीक है। तो पनामा नाम की नहर जो है वो जोड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पनामा जो नहर है इसको मनुष्य ने बनाया हुआ है, मानव के द्वारा निर्मित नहर है। पनामा के स्थल डमरू मध्य को काट करके बनाया गया है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ करके जहाज़ों के लिए हजारों किलोमीटर की दूरी जो घूम करके जाना पड़ता था उसको कम कर दिया है और डायरेक्टली जो है पहुंच जाता है व्यक्ति। तो पनामा ये है। बाकी सुएज नहर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है। जैसे स्टेट ऑफ हार्मोज इस समय नंबर 1 पर क्यों ट्रेंड कर रहा है, क्यों ट्रेंड कर रहा है बेटा उस स्टेट ऑफ हार्मोज, चूंकि वहाँ पर क्या है व्यापार के लिए वहाँ पर जो मार्ग था जहाँ से तेल गैस की सप्लाई होती थी वो सब जो है एलपीजी वगैरह सब बंद वो कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पे इससे जो है विश्व भर में किल्लत आ चुकी है। अगला क्वेश्चन साहब देखिए, हमारी ही तिलक ठनी हुई है, गैस सिलेंडर मिल ही नहीं रहा कहीं से, कहाँ से लाया जाए उसको? इधर उधर से जुगाड़ करो तब भी नहीं मिलता है, और मिलता भी तो बड़े महंगे दामों पर आपको मिलेगा। ब्लैक में अगर चाहेंगे भी लेना तो नहीं मिलेगा। एक ही कॉपी है तो एक कॉपी में कितना पा जाओगे, बड़ा सिस्टम गड़बड़ है। अब तिलक उलक के लिए चाहिए कि सरकार को कुछ व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई जिसकी शादी वादी ठनी है उसके लिए अलग से व्यवस्था कर देनी चाहिए कि भाई 2-3 सिलेंडर तो दे ही दे उसको, 4 सिलेंडर दे दो ताकि उसका अपना फंक्शन पार हो जाए। प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा दोस्तों? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ये बात ध्यान रखेंगे। रूस में स्थित है। पश्चिम से सेंट पीटरबर्ग को पूरब में आ जाकर के व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ये रूस के ही इलाके हैं दोनों। रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। इसकी कुल लंबाई जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की दोस्तों, इसकी लंबाई है 9,289 किलोमीटर की। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 9,000 यानी 9289 किलोमीटर की लंबाई है। पश्चिम में आप देखते हैं सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के, और पूरब में व्लादिवोस्तोक नाम का एक शहर है वहाँ को जोड़ती है। इस सबसे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग यही है। 8वें क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज़ जान लीजिएगा कि अगर आपको कई प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी के या अदर किसी सब्जेक्ट के, हिंदी के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, ऑब्जेक्टिव के अगर नोट्स स्पेशली प्राप्त करने हैं पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन सॉल्व फॉर्म में, अगर वो प्राप्त करने हैं दोस्तों तो आप प्राप्त कर सकते हैं। मात्र कितने रुपए लगेगा? मात्र 100 रुपये फीस में सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। आपको SMS कर देना है 9984 039 139 पर SMS कर दीजिएगा, और जब आपका पेपर हो जाए तो पेपर भी आप सेंड कर दीजिएगा। जैसे पेपर हो गया आपका तो पेपर भी सेंड कर दीजिएगा। आप इस नंबर पर अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हैं अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे इतना लिख करके भेजेंगे दोस्तों आपके पास एक QR कोड स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं और किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अपने घर में कोई भी चलाता हो आप उनसे फीस जमा करवा सकते हैं, बाहर का कोई चलाता हो आप उससे भी फीस जमा करवा सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास के लिंक, वीडियो लेक्चर, PDF नोट सब कुछ आपको मिलता रहेगा। हालांकि प्रैक्टिस सेट आपको बहुत सारे मिलेंगे PDF नोट्स वाले, इनको आप तैयार कर लेंगे। विथ आंसर शीट PDF मिलेगा, जैसे कि आंसर आपका ये पूरा पेपर और पेपर के नीचे एक पेज में कि पहले का कौन सा सही होगा, दूसरे का कौन सा सही होगा, पूरा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बड़ा बेस्ट मैंने कर दिया। नहीं, पूरा पेपर पहले आप जो है वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद में पेपर को आप सॉल्व भी कीजिए, और नीचे आपको पता करना हो कि कौन सा आंसर सही, तो नीचे आंसर की भी मैंने दे रखी है, ताकि आप आसानी से प्रैक्टिस करके अपना परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर पाएँ। ऐसा केवल आपको ज्योग्राफी का नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपये फीस में। 4th सेमेस्टर पूरा 100 रुपये में मिल जाएगा। सभी ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिंदी का, हिस्ट्री का, संस्कृत का और भी सब्जेक्ट का मिल जाएगा।
अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने योग्य बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप 4th एंड 5th का एक साथ फीस जमा करेंगे तो आपके लिए ऑफर चल रहा है। मात्र 150 रुपये फीस में आपको 4th सेमेस्टर और पूरा फिर 5th सेमेस्टर का भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा बेस्ट है। आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदते हैं 60 रुपये की पड़ती है, तो आप 4-5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदेंगे, कम से कम 300-400 रुपये आपके चले जाएंगे। ऐसे में वो पैसे आपके खर्च ना हो, इसके लिए आपके हमारे PDF नोट्स को प्राप्त कर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत ही बेस्ट और पिछले कई सालों के कंटेंट को और जो मैं मॉडल पेपर बनाता हूँ उसका भी ऑब्जेक्टिव पेपर विथ आंसर शीट सब कुछ आपको मिल जाता है। आप चाहेंगे तो अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी का भी मैं दे दूंगा और ऑब्जेक्टिव वाला सभी टाइप का मैं दे दूंगा, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, सब कुछ आपको मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का, को करिकुलर का भी मिल जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन आपका आ चुका। विश्व का बृहत्तम फल एवं सब्जी उत्पादक देश, विश्व का बृहत्तम फल एवं सब्जी उत्पादक देश कौन सा है? फल और सब्जी उत्पादन में नंबर 1 पर कौन आता है दोस्तों? तो इस समय तो दुनिया में चीन नंबर 1 पर बना हुआ है, ठीक है। चीन जो है फल और सब्जी में नंबर 1 पर है और दूसरे स्थान पर जो है अपना भारत देश पड़ता है। हमको आमतौर पर लगता होगा कि फल और सब्जियों में नंबर 1 पर हम हैं, यानी भारत देश, लेकिन दुनिया में फल और सब्जियों का उत्पादन में नंबर 1 पर चाइना है, उसके सेकंड नंबर पर बाद में अपना भारत है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 9 नंबर प्रश्न दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि नहीं है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि, देखिए सवाना जो घास भूमि है ये जो है अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप में गर्मी खूब दबुआ पड़ती है, यानी कि सवाना घास का मैदान उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, घास का मैदान अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। जबकि प्रेरी की बात की तो अमेरिका में पड़ता है। ये प्रेरी कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका का ये घास का मैदान है, ठंडे इलाका में, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध में आता है। डाउंस जो होता है आप याद रखिएगा, बाउंस मारते हैं कौन से खिलाड़ी? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बहुत ज़्यादा बाउंसर मारते हैं। तो डाउंस खिलाड़ी यानी डाउंस मतलब कि क्या होता है? डाउंस घास का मैदान है, कहाँ पर पाया जाता है? डाउंस घास का मैदान पाया जाता है दोस्तों कहाँ पर? तो डाउंस घास का मैदान पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। डाउंस घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। ये ऐसे याद रखिएगा कि जो है बाउंस मारते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। ऐसे सवाना, सवाना घास का मैदान, सब आना, सब आना, अफ्रीका वगैरह देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो वहाँ पर कहने का मतलब कि सब आना, कोई दिक्कत नहीं, कोई चार्ज नहीं, सब आना, सब आना कहाँ पर? फ्री का, चूंकि सारा कुछ फ्री में है। अफ्रीका, सवाना, सवाना क्यों आना सवाना? चूंकि फ्री का है। सवाना फ्री का है, सवाना फ्री का यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास का मैदान है जो उष्ण कटिबंध का इलाका है। प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में। प्रेरी चूंकि पैसा देकर के आपको जाना पड़ेगा, पे, चूंकि ट्रंप बैठे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, वो एक प्रकार से पे लेंगे, पहले पैसा लेंगे, उसके बाद में फिर मतलब कि यानी प्रेरी, आप ध्यान रखिएगा, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ समझने के लिए ताकि जो है आप समझ जाएं। तो प्रेरी घास का मैदान कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका, मतलब अमेरिका में है, और शीतोष्ण कटिबंध का है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, चूंकि बाउंसर मारते हैं वो लोग, ठीक है। पंपास, पंपास जो है अर्जेंटीना में है। एक टीना नाम की लड़की, उसकी साइकिल का जो है हवा खत्म हो गई है, अब वो पंप से जो है हवा भर रही, तो पंपास, ठीक है। क्यों? चूंकि अर्जेंटीना, टीना नाम की एक लड़की है। ऐसे ट्रिक में आप याद रख सकते हैं, चूंकि इसको मैंने ऐसे याद किया था, तो आप याद ध्यान रखेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर कहते हैं, तो पंपास कहाँ पर है? अर्जेंटीना का घास का मैदान, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का, प्रेरी उत्तरी अमेरिका का, जबकि सवाना अफ्रीका महाद्वीप का है, और ये एक प्रकार से उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है सवाना, जबकि ये बाकी सब शीतोष्ण कटिबंध के हैं। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, रूस में सहकारी कृषि को किस नाम से जानते हैं? सहकारी कृषि को बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो रूस में सहकारी कृषि को जानते हैं दोस्तों कोल खोज के नाम से। किसके नाम से? कोल खोज के नाम से जानते हैं। सोवियत संघ, यानी जो अब रूस बन गया है, वहाँ के जो सोवियत संघ के समय में ही शुरू की गई थी सामूहिक कृषि प्रणाली, जो कि कोल खोज कहा जाता था उस कृषि को, जब रूस में शुरू की गई थी, जहाँ किसान अपनी भूमि पर संसाधनों को मिला करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। सभी लोग अपना खेत मिला करके और सभी लोग इकट्ठा करके खेती करते हैं, या किसी एक व्यक्ति को दे करके खेती करते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? बताएं, कश्मीर को कन्याकुमारी से कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? कश्मीर कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर उत्तर भारत में, कन्याकुमारी सबसे दक्षिण वाला पॉइंट। तो NH हाईवे जो है आपका, नेशनल हाईवे 44, ये जो हाईवे है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है। श्रीनगर से, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी, वहाँ से लेकर के शुरू होता है और दक्षिण भारत में जो है कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में पड़ता है कन्याकुमारी, वहाँ तक जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग की बात हो रही है यहाँ पर ना, जलमार्ग की। तो राष्ट्रीय जलमार्ग है NW, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे, सॉरी, हाँ, नेशनल वाटर हाईवे जो है आपका, ठीक है। नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है, ये गंगा, भागीरथी और हुगली नदी के तंत्र पर बना हुआ है। यह प्रयागराज से हल्दिया तक फैला, प्रयागराज से चलकर हल्दिया तक जाता है। इसकी लंबाई
20 किलोमीटर की लंबाई है दोस्तों, ये बात ध्यान रखें। राष्ट्रीय जलमार्ग है, सबसे बड़ा जलमार्ग है पहला, नेशनल वाटरवे फर्स्ट। 13 नंबर क्वेश्चन से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना जाता है ये, ठीक है, दिल्ली वाला, राजधानी में है चूंकि। 14 नंबर क्वेश्चन से उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। झूमिंग कृषि में क्या होता है? काटो और जलाओ कृषि भी इसको कहते हैं। इसी को स्थानांतरशील कृषि कहते हैं, चूंकि स्थान बदलता रहता है। काटो जलाओ कृषि इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जंगल को काटा जाता है और फिर उसको जलाया जाता है, इसलिए काटो जलाओ कृषि कहते हैं। इसके अलावा और भी चीजें इसमें शामिल ये हैं दोस्तों कि इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, पहले जंगल को काटा जाता है, फिर उसमें आग लगाई जाती है, फिर उसको साफ किया जाता है और फिर उस पर खेती करी जाती है पारंपरिक रूप से। और जब जो है मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो होती है दोस्तों वो क्षीण हो जाती है, तो फिर उस खेत को छोड़ करके फिर अलग स्थान पर जनजाति के लोग जाते हैं, वहाँ पर खेती करते हैं और फिर उसके बाद में जब तक वहाँ पर उर्वरक क्षमता बनी रहती है उस खेत की, तब तक वहाँ पर भी करते हैं, फिर अलग स्थान पर जाते हैं। ये होती है आपकी जो है स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि या काटो जलाओ कृषि, और ये जो है दुनिया के हर इलाके में आपको देखने को मिल जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन से फेजेंडा का संबंध किससे है? फेजेंडा, फेजेंडा का संबंध दोस्तों ब्राजील में जो बड़े बड़े कॉफी के बागान होते हैं उन्हीं को फेजेंडा कहते हैं। ठीक है, तो फेजेंडा कॉफी के बागान से संबंधित है, कहवा के बागान से, कॉफी के बागान से। ब्राजील में बड़े बड़े चूंकि कॉफी के बागान होते हैं, प्लांट होते हैं, तो ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, तो वहां पर बड़े बड़े बागान होते हैं, तो उन्हीं को फेजेंडा कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल की अगर बात की तो ये हॉट ह्यूमिड टाइप का पौधा होता है। हॉट ह्यूमिड का मतलब होता है आर्द्र, मतलब कि उष्ण और आर्द्र। उष्ण माने गर्मी भी पड़ेगी और आर्द्र माने उसमें नमी भी रहनी चाहिए, यानी जैसे बरखा का महीना समझते हैं, 25 डिग्री से अधिक तापमान होता है और वर्षा कम से कम 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए चावल की खेती के लिए। ठीक है, इसी जलवायु को उष्ण आर्द्र जलवायु कहते हैं। उष्ण माने गर्म, आर्द्र माने नमी भरे हुए। ठीक है, बरखा का महीना, बरसात आने वाला है। 17 नंबर क्वेश्चन से, वनों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? 17 नंबर, वनों के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व दोस्तों इनमें से आपका हो जाएगा तापमान वन को प्रभावित करता है, वर्षा भी प्रभावित करती है और मिट्टी भी प्रभावित करती है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन से, धात्विक खनिज लवण किस चट्टान में पाए जाते हैं? धात्विक खनिज लवण किस चट्टान में पाए जाते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। धात्विक खनिज लवण जो होते हैं दोस्तों वो आग्नेय चट्टानों में आपको मिलेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, आग्नेय चट्टानों में। सोना हो गया, लोहा है, तांबा है, ये सब धात्विक खनिज है, मुख्य रूप से आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में आपको मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आग्नेय में मिलते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो मैग्मा निकला हुआ उसका जो ठंडा हुआ उसी से बने हैं ये सब। अगला क्वेश्चन से आपका 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विश्व में मत्स्य उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? मत्स्य उत्पादन में नंबर 1 पर कौन सा देश है? चाइना में सबसे अधिक मात्रा में जो है मछली पाली जाती है। ठीक है, विस्तृत समुद्री तट है चाइना में, उन्नत मत्स्य पालन यहाँ पर होता है, तकनीक की वजह से आप देखते दुनिया का शीर्ष मछली उत्पादक देश बना हुआ है। हालांकि झींगा मछली के उत्पादन में जापान नंबर 1 पर आपका आएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? लौह अयस्क का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं? बिटुमिनस, बिटुमिनस टाइप का जो कोयला होता है ये एक प्रकार से लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। बिटुमिनस टाइप का कोयला होता है, ठीक है, ये कोयले का एक प्रकार है, जबकि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, ठीक है, ये लोहे के अयस्क होते हैं, जबकि बिटुमिनस कोयला का एक प्रकार से प्रकार होता है। 21 नंबर क्वेश्चन से, वान थ्यूनेन ने कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत किस वर्ष प्रदान किया था? वान थ्यूनेन ने कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत 1826 में दिया था दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनकी एक पुस्तक है, इनका वान थ्यूनेन का पूरा नाम जानते हैं क्या था? जोहान हेनरिक वान थ्यूनेन। इनकी एक पुस्तक है द आइसोलेटेड स्टेट, उसी पुस्तक में कृषि भूमि उपयोग का इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया था, होटेलेसी मतलब थ्यूनेन साहब ने, और इन्होंने बताया कि कैसे बाजार से दूरी बढ़ने पर फसलों का स्वरूप कैसे कैसे बदलता है। जैसे बाजार से नज़दीक आप सब्जी या दूध की खेती देखेंगे, दूध की चीज़ें करी जाएंगी, उससे थोड़ा सा दूर जाएंगे तो और भी खाद्यान्न फसलें होंगी, उससे और दूर जाएंगे तो थोड़ा ऐसी फसलें होंगी जो कि खराब नहीं होने वाली होंगी, और दूर जाएंगे तो चारागाह होगा, जंगल होगा, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न 22 नंबर क्वेश्चन से, अल्फ्रेड वेबर ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? अल्फ्रेड वेबर की अगर बात की जाए तो उन्होंने 1909 ईस्वी में वेबर ने यह बताया था कि उद्योगों की स्थापना वही होनी चाहिए जहां पर परिवहन लागत सबसे कम हो, ट्रांसपोर्ट कास्ट जो है सबसे कम होती है,
उसी पर आपको करना चाहिए, यानी जहाँ से आपको ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा पैसा ना व्यय करना पड़े, ऐसे इलाकों में उद्योग स्थापित करना चाहिए। इसी को कहते हैं औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत, इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी। ठीक है, 1909 में दिया था अल्फ्रेड वेबर ने। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर की बात की है दोस्तों, तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से, सॉरी, भूमध्य सागर को कहाँ से जोड़ती है, फटाफट से आप बताएंगे। सुएज नहर मिस्र में स्थित है और इसके बनने से यूरोप और एशिया के बीच की समुद्री दूरी बहुत कम हुई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो तकनीकी रूप से अगर देखें तो लाल सागर से जुड़ता है, तो सबसे विकल्प अच्छा जो है ए ही सही हो जाएगा। भूमध्य सागर को अरब सागर से जोड़ता है। अरब सागर मतलब कि अरेबियन सी कह सकते हैं, उसी को मतलब कि लाल सागर भी कहते हैं कभी कभी। तो भूमध्य सागर, लाल सागर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, उद्योगों के स्थानीयकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभावी होता है। उद्योगों के स्थानीयकरण में बेटा कौन सा तत्व प्रभावित होता है, तो ये आप देखेंगे कच्ची सामग्री और शक्ति के साधन, यानी कि मजदूर मिल जाए काम करने के लिए, कच्ची सामग्री मिल जाए। ठीक है, बाजार भी हो वहाँ पर बेचने के लिए सामान को, और सस्ते श्रम भी मिल जाए, पूंजी भी आपके पास हो और परिवहन लागत भी कम लगे। ऐसे इलाकों में आपको उद्योगों को स्थापित कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सब तत्व प्रभावित करते हैं उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए। उद्योगों को स्थापित करने के लिए सारे कारक इंपॉर्टेंट होते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखें दोस्तों, फटाफट से आप देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है आपसे, पर्सन डॉगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है। डॉगर बैंक, आप देखिए डॉगर बैंक हो या कोई भी बैंक हो, इसमें जो है जो मछली जहां पर ज्यादा होती है उसी को बैंक कह दिया जाता है। मछली पकड़ने से संबंधित है ये। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरी सागर यानी यूरोप में स्थित है एक उथला समुद्री क्षेत्र, और उथला छिछला जो समुद्री क्षेत्र होता है वहीं पर प्लैंकटन नाम के जीव पाए जाते हैं जो मछलियों के भोजन होते हैं। तो जहाँ पर मछलियों के भोजन प्लैंकटन पाए जाएंगे वहीं पर मछलियाँ पाई जाएंगी, और मछलियाँ खूब पाई जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर, डागर बैंक में। इसीलिए उस इलाके को जहाँ पर मछली खूब होती है उसी को डागर बैंक या अन्य बैंकों के नाम से जानते हैं, बैंक कहते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्लैंकटन नाम के जीव पाए जाते हैं। प्लैंकटन नाम के जीव कहाँ पर रह पाते हैं, तो वो जहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दोनों आपस में मिलती हैं, उस इलाके में प्लैंकटन जीव जो हैं वो बनते हैं। उन्हीं जीव को मछलियाँ खाती हैं, इसीलिए वहाँ पर मछलियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन से, विश्व व्यापार संगठन की, प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी दोस्तों 1995 में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 1995 में हुई थी। ठीक है, लेकिन 1 जनवरी 1995 को जो है WTO की स्थापना की गई थी। इसका पहले नाम था गैट। गैट को जो है G8 मतलब किसमें, WTO में बदल दिया गया था। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर विश्व व्यापार संगठन का, तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पर पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, विश्व में मक्के की पेटी कहाँ पाई जाती है। मक्के की पेटी, मक्के की पेटी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है मक्कों की खेती के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, अमेरिका का मध्य पश्चिमी भाग जो है, खास करके कॉर्न बेल्ट का जो एरिया है उसके नाम से मशहूर है पूरा मक्का। यहाँ पर दुनिया का सर्वाधिक मक्का जो होता है यहीं पर उत्पादित होता है। 28 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए एक परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र है। तो भारत के लिए एक परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र है नरोरा। नरोरा जो होता है दोस्तों, ये परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 29 नंबर क्वेश्चन, बाकी झरिया वगैरह कोयला क्षेत्र है। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, आइसोडा पेन शब्द किस प्रयोग, किस मतलब कि इसका प्रयोग किसने किया था। आइसोडा पेन, ये मैं जो है अल्फ्रेड वेबर ने प्रयोग किया था। अल्फ्रेड वेबर ने औद्योगिक सिद्धांत में उन रेखाओं को आइसोडा पेन कहा था जो कुल परिवहन लागत वाले बिंदुओं को जोड़ती हूँ। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन से, ओसाका कोबे औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ओसाका, प्रश्न क्या है दोस्तों, ओसाका कोबे औद्योगिक क्षेत्र जो है ये सूती कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है। ओसाका शहर जो है जापान का मैनचेस्टर कहलाता है, क्योंकि मैनचेस्टर शहर इंग्लैंड में पड़ता है, वो सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। ठीक है, जापान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, ओसाका शहर को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग में सबसे अधिक मात्रा में आप जापान में मतलब जापान मतलब कोई इलाका देखेंगे तो वो है ओसाका इलाका जापान का। ठीक है, तो ये सूती कपड़ा के लिए फेमस है। ए ऑप्शन इसका ज़्यादा बेटर हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से, सबसे अच्छा प्रकार का कोयला कौन सा है। सबसे अच्छा प्रकार का कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंथ्रेसाइट कोयले में 80 से 95% तक जो है कार्बन की मात्रा होती है। जलते समय धुआं कम देता है और ताप अधिक देता है। अगला
32 नंबर क्वेश्चन से प्रेरी घास का मैदान कहाँ पर है? प्रेरी यानी पे करना पड़ेगा पैसा, कहाँ पर? यूएसए में, अमेरिका में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और कनाडा में खास करके जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उनको प्रेरी कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी भी इसी प्रेरी घास के मैदानों को ही कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, वस्त्र उद्योग और उनके देश की जोड़ी नीचे प्रस्तुत है, सही जोड़े बताइए। बताएंगे सही जोड़ा बताना है आपको, वस्त्र और उद्योग। देखिए, अहमदाबाद भारत, बिल्कुल ठीक बात है, सही जोड़ा यही है। ठीक है, बाकी ओसाका जो है दोस्तों, ओसाका जापान में है, चीन में नहीं, तो ये जापान में गलत हो जाएगा। मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, जर्मनी में नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, और शंघाई जो दोस्तों जापान में नहीं बल्कि चीन में है। तो इस तरीके से चीन में ये है, मैनचेस्टर इंग्लैंड में है। ठीक है, ओसाका जापान में है। ये सब गलत है आपके, जबकि मतलब कि ये सब आपका जो मैंने आपको बताया सही है, जो लिखा है वो गलत है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अहमदाबाद जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये एक प्रकार से वस्त्र उद्योग के सारे इलाके हैं। 34 नंबर क्वेश्चन से विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? विश्व के चीनी का कटोरा बताएं। 34 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा द्वीप समूह को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो सौर शक्ति को जो है आप एक रूप से दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं, इसको बचा करके भी रख सकते हैं। सौर ऊर्जा जो है वो कभी समाप्त ना होने वाली ऊर्जा है, जबकि कोयला, तेल और गैस ये अनवीकरणीय, चूंकि ये समाप्त हो जाते हैं और इनका भंडार सीमित है, कोयला का, तेल का, गैस का, इसीलिए समाप्त हो सकते हैं। एक बार खत्म हो गए दोबारा आप इनको नहीं बना सकते, लेकिन सूर्य के प्रकाश कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं दोस्तों, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो नगासू सूडान से रिलेटेड नहीं, नगासू सूडान गलत है। बाकी झूम कृषि जो है, देखें, झूम कृषि असम, असम यानी भारत में होती है। लदांग इंडोनेशिया की प्रसिद्ध कृषि है, तो झूम असम यानी भारत में है, ठीक बात है। लदांग इंडोनेशिया में कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि को बिल्कुल कहा जाता है, ठीक बात है। नगासू दोस्तों, ये इसका संबंध सूडान से नहीं है। नगासू की अगर बात की जाए तो नगासू मुख्य रूप से नाइजीरिया के क्षेत्रों में कृषि करी जाती है। नगासू स्थानांतरित कृषि नगासू नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। कैंगिन की अगर बात की जाए तो कैंगिन जो है, कैंगिन की अगर बात की दोस्तों तो कैंगिन फिलीपींस में होता है, लेकिन श्रीलंका में भी आपको मिल जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आपका पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है ना? नगासू सूडान सुमेलित नहीं, बाकी सारे सुमेलित हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपका चुका है, साउथ वेल्स औद्योगिक क्षेत्र किस देश के अंतर्गत आता है? साउथ वेल्स औद्योगिक क्षेत्र किस देश के अंतर्गत आता है? तो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से कोयला खनन और इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है ये साउथ वेल्स औद्योगिक क्षेत्र। 38 नंबर क्वेश्चन से, भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, किसको दोस्तों? कानपुर को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसा सूती वस्त्र मैनचेस्टर में आपको मिलेगा, वैसे ही भारत में आपको मिल जाता है अहमदाबाद में। और उत्तर भारत में अगर देखें तो कानपुर में। मैं रहा हूँ कानपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री हेतु अन्य देशों पर आश्रित है? 39 नंबर क्वेश्चन आप बताने का प्रयास करेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री हेतु अन्य देशों पर आश्रित है? तो है जापान। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जापान के पास लौह, अयस्क और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों की बहुत कमी है। इसके बावजूद जापान विश्व के अग्रणी इस्पात उत्पादकों में से है, क्योंकि यह कच्चा माल पूरी तरह से आयात करता, खरीदता कच्चा माल और उसको बनाता है। 40 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत। न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत को प्रस्तुत किया था किसने? ए वेबर ने, अल्फ्रेड वेबर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड वेबर। ठीक है, अल्फ्रेड वेबर ने उद्योगों की स्थापना के लिए परिवहन लागत को आधार बनाया और उनका मानना था कि उद्योग वहीं पर स्थापित हो जहां पर कच्चा माल ले जाने की सुविधा हो, तैयार माल को बाजार में बेचने की सुविधा हो, यानी कुल लागत जो है परिवहन की खर्चा कम लगे। बिल्कुल ठीक बात कही थी। 41 नंबर क्वेश्चन से, वेबर ने अपने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? तो वेबर ने अपने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन 1909 में किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेबर की एक पुस्तक है, और ठीक है,
यूबरडीन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रियन नाम की पुस्तक लिखी, उसी में बताया था। अवस्थापना त्रिकोण मॉडल किसने प्रस्तुत किया है? अवस्थापना त्रिकोण मॉडल जो है वेबर ने यह समझाने के लिए त्रिकोण मॉडल का प्रयोग किया था कि यदि दो कच्चे माल के स्रोत हों और एक बाजार, तो उद्योग की सबसे सही स्थिति क्या होगी? वेबर का ये कथन, मतलब वेबर का ही त्रिकोण मॉडल था। अगला 43 नंबर क्वेश्चन से रूर औद्योगिक प्रदेश का, तो रूर जो है जर्मनी का प्रदेश है, जर्मनी का औद्योगिक और खनिज क्षेत्र है, जर्मनी का हृदय कहा जाता है रूर को, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। छोटा नागपुर का पठार को भी भारत का रूर कहा जाता है, रूर माने होता है आत्मा, ठीक है। तो भारत की आत्मा किसमें बसती है औद्योगिक क्षेत्र में? छोटा नागपुर का पठार जो काम करता है वही काम जर्मनी के लिए कौन करता है? वो करता है जर्मनी के लिए जो है आपका रूर करता है। 44 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबा रेल नेटवर्क है? सबसे लंबा रेल नेटवर्क किस देश का है दोस्तों? तो अमेरिका का है, यूएसए का। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, इसके बाद चीन, रूस और भारत चौथे नंबर पर आता है। 45 नंबर क्वेश्चन से वान थ्योनेन के मॉडल में पेटियों की संख्या कितनी है? तो वान थ्योनेन ने 6 पेटियों के बारे में बताया गया, 6 पेटियां, ठीक है। 1826 में जो है वान थ्योनेन ने 6 पेटियों के सिद्धांत को बताया था और कहा था कि शहर के चारों ओर कृषि गतिविधियों के लिए 6 जो है संकेंद्रित पेटियों की कल्पना इन्होंने करी थी। 46 नंबर क्वेश्चन से आपका चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखें डल दिख रहा हो, अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना स्थित है? तेल शोधक कारखाना स्थित कहाँ नहीं है? तो देखेंगे मथुरा में है तेल शोधन कारखाना, उत्तर प्रदेश में, बरौनी यानी बिहार में भी है, ठीक है। इसके अलावा गुवाहाटी यानी असम में भी बड़ी तेल रिफाइनरी आपको मिल जाएंगी तीनों जगहों पर, जबकि इलाहाबाद यानी प्रयागराज में नहीं मिलेगा। प्रयागराज जो है प्रशासनिक केंद्र है, शैक्षणिक केंद्र है, आध्यात्मिक केंद्र है, लेकिन वहाँ पर आपको ये तेल वोल का कुछ नहीं मिलता फंडा। 47 नंबर क्वेश्चन से भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कब स्थापित किया गया था? तो ये कब स्थापित किया था? 1969 में। 1969 ए ऑप्शन में दिया, बिल्कुल राइट आंसर होगा, तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन बना था 1969 में अमेरिका के सहयोग से। 48 नंबर क्वेश्चन से प्रश्न आपका आ चुका, यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य हैं? 27 सदस्य समय है यूरोपीय यूनियन में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के बाहर निकलने के बाद वर्तमान में यूरोपीय संघ में कुल 27 देश ही बचे हैं, शामिल हैं। 49 नंबर क्वेश्चन से उड्डयन उद्योग में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ईंधन कौन सा है? उड्डयन उद्योग में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ईंधन इनमें से कौन सा है? उसका नाम है कैरोसिन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। हवाई जहाज में प्रयुक्त होने वाला ईंधन जो होता है एविएशन टरबाइन फ्यूल जिसको आप कहते हैं, जो शुद्ध मिट्टी के तेल का ही एक रूप होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन से विश्व में सबसे अधिक ऊर्जा की खपत करने वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक ऊर्जा खपत करने वाला देश है चाइना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपनी विशाल जनसंख्या और औद्योगिक विस्तार की वजह से वर्तमान में दुनिया के नंबर 1 पर ऊर्जा उत्पादन केंद्र, मतलब ऊर्जा को खपत करने में है चीन नंबर 1 पर, ठीक है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है। 51 नंबर क्वेश्चन से वान थ्योनेन का मॉडल मुख्य रूप से कृषि के किस पहलू से संबंधित है? तो वान थ्योनेन का मॉडल कृषि के भूमि उपयोग से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो आर्थिक भूगोल में जाहिर सी बात है आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अध्ययन करता है, जैसे कि उत्पादन कैसे होता है, उसका एक्सचेंज यानी विनिमय कैसे होता है, व्यक्ति उसको उपभोग कैसे करता है, किस तरीके से अपने ही सामान को उत्पादित करके उसको बेचता है मार्केट में और उससे पैसा कमाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है? द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ नाम की पुस्तक को लिखा है डी मीडोज नाम के विद्वान ने, डी मीडोज नाम के विद्वान ने लिखा है। इस पुस्तक को लिखा गया था 1972 ईस्वी में, क्लब ऑफ रोम के लिए लिखी गई थी इस पुस्तक को। इसमें चेतावनी दी गई थी दोस्तों कि यदि जनसंख्या और औद्योगिक विकास इसी गति से जारी रहा तो पृथ्वी के संसाधन समाप्त हो जाएंगे और मनुष्य जो होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और संसाधन सारे खत्म हो जाएंगे। 54 नंबर क्वेश्चन से आर्थिक भूगोल भूगोल की किस शाखा से संबंधित है?
तो आर्थिक भूगोल भूगोल की किस शाखा से रिलेटेड है? ये मानव भूगोल से रिलेटेड है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल जिसको आपने प्रथम सेमेस्टर में पढ़ा था, एक मानव भूगोल जिसको आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था, और फिर थर्ड सेमेस्टर में आपने वो दूसरा चीज़ पढ़ा। ठीक है, और अब आप पढ़ रहे हैं दोस्तों इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और आगे चल करके आप फिर दूसरी ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल, ये दोनों एक शाखा है। भौतिक भूगोल जो है वो एक प्रकार से फिजिकल ज्योग्राफी कही जाती है, और मानव भूगोल में आप आर्थिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। तो भौतिक भूगोल में फर्स्ट सेमेस्टर वाला, थर्ड सेमेस्टर वाला आप पढ़ते हैं, जो जियोग्राफी वाला जैसे आपका पर्यावरण वगैरह वाला हो गया। ठीक है, ये सब। 55 नंबर क्वेश्चन से, संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। संसाधन जो है, प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों? 55 नंबर देखेंगे। संसाधन होते नहीं बल्कि मतलब बनते हैं, यह कथन कहा था प्रोफेसर जिम्मरमैन ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनका मतलब था कि कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं है जब तक मनुष्य अपनी बुद्धि और अपनी टेक्नोलॉजी से उसको अपने उपयोग में बना ले। ऐसे कोयला था मान लेते हैं, अब कोयला का उपयोग मनुष्य को पता ही नहीं चलता, तो कोयला किसी का अर्थ का नहीं, वो संसाधन नहीं कहा जाएगा। संसाधन तब वो कोयला कहा जाएगा जब मनुष्य उसको अपने उपभोग के लिए बना लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 56 नंबर प्रश्न दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन सा नहीं है? 56 नंबर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जनसंख्या जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जनसंख्या कैसा है? जनसंख्या कैसा है दोस्तों? जनसंख्या जो है, देखिए, जलवायु, वनस्पति और मृदा, ये प्राकृतिक संसाधन, जबकि मृदा जो होती है, मतलब कि जो मनुष्य हैं, मानव संसाधन नहीं है। मतलब मानव संसाधन, जनसंख्या एक मानव संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, जबकि मृदा, माटी, जलवायु और वनस्पति, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। 57 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। 57 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है? आर्थिक भूगोल से कौन सा विद्वान संबंधित नहीं? इनमें से देखेंगे, डेविस दोस्तों जो हैं, इन्होंने अपर्दन की अवधारणा दी है, जबकि गोट, चिसोल्म और प्रोफेसर शाह, ये सब जो है, ये सब आर्थिक भूगोल से रिलेटेड हैं। जबकि डेविस जो है, विलियम मॉरिस डेविस पूरा नाम है इनका। ठीक है, तो डेविस की अगर बात की तो ये भू आकृति विज्ञान, इन जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड हैं डेविस। इन्होंने अपर्दन चक्र की अवधारणा दी है, डेविस और पेंक ने। ठीक है, ये भौतिक भूगोल से संबंधित हो सकते हैं, ना कि जो है आर्थिक भूगोल से। तो गोट्स, चिसोल्म और प्रोफेसर शाह, ये सब आर्थिक भूगोल के विद्वान रहे हैं, जबकि डेविस ये रहे हैं आपके जियोमॉर्फोलॉजी से। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन से, मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, यह कथन किसका है? मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, यह कथन किसने कहा था दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, इस कथन को कहा था प्रोफेसर जिम्मरमैन ने। ठीक है, प्रोफेसर जिम्मरमैन ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिम्मरमैन ने क्या कहा था कि मनुष्य का संसाधन ही सबसे बड़ा क्या है, यानी जिम्मरमैन के कार्यात्मक सिद्धांत का हिस्सा है, और जो मानव बुद्धि और कौशल को सर्वोपरि, जो मनुष्य का स्किल है उसको सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि स्किल के द्वारा ही मनुष्य संसाधनों का दोहन कर पाता है, उस संसाधनों को उपयोगी बना पाता है। 79 नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय मतलब ऐसे संसाधन जिनको आप दोबारा से बना सकते हैं। देखिए, जैसे कोयला है अनवीकरणीय संसाधन, पेट्रोलियम अनवीकरणीय है, यानी कि इसको बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, खनिज है अनवीकरणीय, जबकि वनस्पतियां जो है दोस्तों, वनस्पतियां, देखिए, खनिज, पेट्रोलियम और जो है कोयला, ये अनवीकरणीय हैं, क्योंकि ये एक बार अगर समाप्त हो जाते हैं तो दोबारा इसको आप बना नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन वनस्पति, पेड़ पौधे जो हैं, एक बार खत्म हो जाते, फिर से आप दोबारा उनका बीज इकट्ठा करके आप उसको जो है फिर से आप जो है पेड़ तैयार कर सकते हैं। अगला 60 नंबर क्वेश्चन से, वे संसाधन जो भविष्य में आवश्यकता के अनुसार प्रयोजनीय होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दोज रिसोर्सेज व्हिच आर यूज्ड एज पर रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर, दे आर, क्या कहेंगे उसको? वे संसाधन जो भविष्य में आवश्यकता के अनुसार प्रयोजनीय होते हैं, उनको हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। संभाव्य मतलब कि पोटेंशियल रिसोर्सेस कहा जाता है, यानी कि किसी क्षेत्र में मौजूद हैं वो ऐसे संसाधन, लेकिन वर्तमान में उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका है, नहीं हो रहा है अभी उपयोग। ठीक है, तो उसको हम संभाव्य कहते हैं, वो संभावित संसाधन है, बाद में हो सकता है भविष्य में उसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे लद्दाख में यूरेनियम, उसका उपयोग हो नहीं रहा, लेकिन भविष्य के लिए जरूरी है वो। ठीक है, आगे देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एकल संसाधन कौन सा है? एकल संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों?
एकल संसाधन की अगर बात करें, सिंगल रिसोर्स, देखिए क्रायोलाइट जो है ये सिंगल रिसोर्स होता है। एकल संसाधन वे संसाधन होते हैं दोस्तों जो दुनिया में केवल एक या दो स्थानों पर ही पाए जाते हैं, बेसिकली सभी स्थानों पर नहीं पाए जाते। जैसे क्रायोलाइट जो है, क्रायोलाइट ये मुख्य रूप से ग्रीनलैंड में पाया जाता है और दूसरे इलाकों में नहीं पाया जाता। क्या? क्रायोलाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है, समाप्य संसाधन कौन से हैं? समाप्य संसाधन बताएं। समाप्य संसाधन जो होते हैं, जिसे फ्यूजियल फ्यूल जो होता है, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, ये समाप्ति के कगार पर, कोयला, गैस और तेल ये सब सीमित संसाधन है। इनका उपयोग करने के बाद में समाप्त हो जाते हैं, दोबारा से फिर बनते नहीं हैं। सूर्य का प्रकाश, हवा, जल ये सब कभी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो समाप्य संसाधन जो समाप्त हो जाते हैं उनको समाप्य संसाधन कहते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। सी ऑप्शन। 63 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन की बात की दोस्तों, तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? देखिए, संसाधन जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं वो संसाधन प्राकृतिक नहीं, वो मनोनिर्मित संसाधन है, वो गलत हो जाएगा। संसाधन जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं प्रकृति, तो ये भी गलत हो जाएगा। संसाधन जो प्रकृति में पाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, रिसोर्स व्हिच आर फाउंड इन नेचर। ठीक है, संसाधन जो नवीकरणीय हैं तो प्राकृतिक संसाधन हो जाता, लेकिन नवीकरणीय नहीं है पूछा गया है, तो ये एक प्रकार से गलत हो जाएगा ये भी। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, बाकी सारे गलत हैं। अगला 64 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, वितरण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो वितरण के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से संसाधन दोस्तों? तो वितरण के आधार पर संसाधन जो होते हैं 4 प्रकार के। पहला, सर्वसुलभ संसाधन, जो हर जगह मिल जाता है, उस पर कोई चार्ज नहीं लगता, जैसे कि हवा, पानी, ये सब जो है आपके सर्वसुलभ संसाधन है। दूसरा होता है सामान्य सुलभ, सामान्य सुलभ संसाधन जैसे मिट्टी वगैरह सामान्य सुलभ संसाधन है। ठीक है, तीसरा होता है दोस्तों, तीसरा होता है विरल संसाधन, जैसे सोना बहुत विरल पाया जाता है, कहीं कहीं पर पाया जाता है। ठीक है, और अगला होता है आपका चौथा एकल संसाधन, जैसे क्रायोलाइट, जो किसी एक ही स्थान विशेष पर पाए जाते हैं, जैसे ग्रीनलैंड में। ये होते हैं संसाधनों के प्रकार। 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, संसाधन संरक्षण से आशय क्या है? संसाधन संरक्षण मतलब संसाधनों को बचाना। ठीक है, संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना, दोहन करना। संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसी को बोल सकते हैं दोस्तों जो है सतत विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, संसाधनों का संरक्षण का मतलब ये नहीं कि उसको ताले में बंद करके आप रख लो, ठीक है, बल्कि उसका विवेक सम्मत दोहन को, जितना जरूरत हो उतना ही दोहन करो, बिना मतलब के दोहन ना करो। 66 नंबर क्वेश्चन है, व्हिटलसी के कृषि प्रदेश सबसे पहले किस वर्ष प्रकाशित हुए थे? तो डी व्हिटलसी की अगर बात की जाए, डरवेंट व्हिटलसी पूरा नाम है, उन्होंने कृषि प्रदेश या कृषि वसति का सिद्धांत दिया था। 1936 में पूरे विश्व को प्रमुख कृषि प्रदेशों में उन्होंने बांटा था, विभाजित किया था 1936 में। किसने? डी व्हिटलसी ने, डरबेंट व्हिटलसी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, डी व्हिटलसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा था? तो डी व्हिटलसी ने 13 कृषि प्रदेशों में बांटा था, पूरे के पूरे संसार को। ठीक है, 13 प्रदेशों में। कब? 1936 में 13 कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत किया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? जिसमें जलवायु, तकनीक और पशुधन के आधार पर 5 आधार थे वैसे बेसिकली, लेकिन 13 प्रदेशों में बांटा गया था। 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। डी व्हिटलसी ने कृषि प्रदेश के विभाजन में किस तत्व को आधार बनाया था? तो उन्होंने किस तत्व को आधार बनाया था बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किस तत्व को आधार बनाया था? डरबेंट व्हिटलसी ने कृषि प्रदेशों के विभाजन में किस तत्व को आधार बनाया था? तो कृषि उपज और पशुओं की स्थिति को, बिल्कुल ठीक है, कृषि उत्पादन की विधियों को, पूंजी, श्रम और संगठन, इन सभी को आधार बना करके कृषि प्रदेशों को बांटा था। ये यानी उपरोक्त तो सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक आर्थिक क्रिया का उदाहरण है? द्वितीयक आर्थिक क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग वाला जो चीजें होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग माने ये विनिर्माण का इलाका, ये द्वितीयक आर्थिक क्रिया होता है। अच्छा, प्राथमिक और द्वितीयक, तृतीयक, ये सब क्या होते हैं? देखें, जैसे कि आर्थिक क्रियाओं को बेसिकली 5 श्रेणियों में हम बांटते हैं। पहला होता है विनिर्माण का इलाका, विनिर्माण द्वितीयक इलाका होता है। पहला होता है जैसे कि आपका मछली पकड़ना जो है, ये पहला होगा, यानी कि जैसे जंगल से लकड़ी काटना प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, पशु पालना प्राकृतिक क्रिया है, खेती करना प्राकृतिक क्रिया है, यानी कि ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। दूसरा होता है विनिर्माण क्षेत्र, यानी कि
विनिर्माण क्षेत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अब आपने जंगल से लकड़ी काटी और उस लकड़ी का आपने कुर्सी बना दिया, मेज बना दिया, ठीक है, अपना कुछ बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, वो हो गया द्वितीयक क्रिया, विनिर्माण का क्षेत्र, ठीक है। यानी कच्चे माल से का रूप बदल करके उसको मूल्यवान बना दिया गया, कुर्सी बना दी गई उस लकड़ी का, तो वो हो गया आपका द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक चीजें, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में आपने क्या किया, वही जो कुर्सी आपने बनाई उसको आपने कुर्सी को बेच दिया, ठीक है, जो व्यापार कर दिया, वो तृतीयक क्रिया के अंतर्गत आ गया, ठीक है। जैसे पर्यटन, शिक्षा, सब तृतीयक क्रियाएं होती हैं। फिर चतुर्थक क्रियाओं में क्या जाएगा, जैसे संचार के साधन वगैरह हो गए, ये सब आपके चतुर्थक में आ जाएंगे। फिर और आगे आप बढ़ेंगे, शोध वगैरह करते किसी मामले में, तो पांचवी क्रिया में अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइट कॉलर जॉब है। व्हाइट कॉलर जॉब, बौद्धिक क्रियाकलाप जो होता है व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है, बौद्धिक क्रियाकलाप को, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज को। व्हाइट कॉलर मतलब होता है सफेद पोस्ट टाइप का पेशा, ठीक है, जो शारीरिक श्रम नहीं करता ऐसा व्यक्ति, जो कि बस केवल अपने बुद्धि का प्रयोग करता है, अपने मानसिक जो है टैलेंट का प्रयोग करता है, जैसे कोई मैनेजमेंट करने का काम हो गया, कोई रिसर्च करने का काम हो गया, ठीक है, कोई प्रशासन चलाने का काम, जैसे जो आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं, वो कोई शारीरिक काम थोड़ी करते कि जाकर के कुदाल गोड़ते हैं, वो बस ऐसे अपने दिमाग का प्रयोग करके चीज़ों को बताते हैं, ठीक है। जबकि खेती करना हो गया, मछली पकड़ना, विनिर्माण का काम जो होता है, ये सब आपके जो है नॉर्मल जॉब होते हैं। जबकि बौद्धिक क्रियाकलाप आपका ये व्हाइट कलर जॉब होता है। कृषि करना यानी खेती करना, आखेट यानी शिकार करना, और खनन करने जो है खान से चीज़ों को निकलना, क्रियाएं संबंधित हैं, बताएंगे फटाफट से। 71 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कृषि, आखेट और खनन क्रियाएं ये प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है दोस्तों। कौन से क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाकलाप होती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 72 नंबर प्रश्न है, मानव के प्राथमिक क्रियाकलापों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखें, आप देखेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप में देखिए वन की यानी जंगल से लकड़ी काटना शामिल है, मत्स्य मछली पालना भी शामिल है, मछली का उत्पादन करना शामिल है, मछली पकड़ना भी शामिल है, खनन करना ये भी शामिल है। विनिर्माण द्वितीय क्रिया का अंतर्गत आता है, ये प्राथमिक क्रिया में नहीं आता है, ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, यानी 72 का डी ऑप्शन सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन आपका जो, जापान का चावल का कटोरा किस द्वीप को कहा जाता है। जापान का चावल का कटोरा होन्सू द्वीप समूह को कहते हैं, होन्सू द्वीप को, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान का सबसे बड़ा और मुख्य द्वीप होन्सू द्वीप है। यहाँ की जलवायु और उपजाऊ मैदान जो है दोस्तों, जलवायु और उपजाऊ मैदान जो है विशेष करके क्योटो मैदान, इसे जापान में चावल उत्पादन का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन से, विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में कपास उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा दोस्तों, तो कपास उत्पादन में नंबर 1 पर चाइना आ चुका है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार चीन विश्व में कपास उत्पादन में अग्रणी है, इसके बाद भारत और उसके बाद में फिर अमेरिका का नाम आता है। कपास एक नकदी फसल है दोस्तों, कैश क्रॉप है, जिसको आप बेच मतलब कि जिसका उत्पादन करके आप उसको बेचेंगे, पैसा आपको तुरंत मिल जाएगा। गन्ना एक नकदी फसल है, ठीक है, कहवा भी नकदी फसल है। 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल का उदाहरण है। नकदी फसल इनमें से आप देखते हैं गेहूं खाद्यान्न उत्पादन है तो नहीं होगा, मक्का और सोयाबीन ये सब आपके खाने के लिए होती है, ये सब नकदी फसलें नहीं होती हैं व्यापार करने के लिए, क्योंकि कॉटन जो होता है नकदी फसलें होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध हैं। भूमध्य सागर का जो इलाका है वो जो है खट्टे फलों की खेती जो होती है बहुत होती, खट्टे फल यानी कि कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। तो खट्टे फल जो होते हैं दोस्तों, उनकी खेती के लिए भूमध्य सागरीय इलाका जो होता है, क्योंकि वहाँ पर जलवायु जो है सर्दियों की वर्षा और शुष्क गर्मियों के लिए मानी जाती है। जैसे अंगूर हो गया, नींबू है, संतरा है, जैतून है, ये सब खट्टे फल हैं, इनके उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है भूमध्य सागर का इलाका। 77 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है प्रश्न, काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो काली मिट्टी इनमें से महाराष्ट्र में पाई जाती है, काली मिट्टी, ठीक है, महाराष्ट्र में। काली मिट्टी में कपास खूब अच्छा होता है, काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के बाद में जब मैग्मा बाहर निकला पृथ्वी से और ठंडा हुआ लावा के रूप में बन गया, तो वहां पर काली मिट्टी का निर्माण हो गया। भारत का जो दक्कन ट्रेप है पूरा का पूरा, विशेष करके महाराष्ट्र का इलाका, गुजरात का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, इन सभी के कुछ हिस्सों में आप देखते हैं कपास की खेती नंबर 1 पर होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन है, स्प्रूस, फर और चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। स्प्रूस, फर और चीड़ ये सब वृक्ष होते हैं, टैगा वन में पाए जाते हैं, टैगा वन है ये, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टैगा वन को दोस्तों शंकुधारी वन भी कहते हैं।
कैल्सिबन शंकुधारी वन कहते हैं। इनके जो वृक्ष होते हैं शंकु टाइप के होते हैं, ठंडे और उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं। यहाँ के वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती हैं। स्प्रूस और चीड़ इसके मुख्य उदाहरण। जैसे आप जम्मू कश्मीर कभी जाएंगे तो चीड़ के पेड़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और एकदम से धूप धूप जैसा महक देते, धूप देखें सूंघे कभी, तो आप उसको उस पेड़ को सूंघेंगे, जम्मू कश्मीर जाने लगेंगे जब चढ़ाई पर, तो कई पेड़ आपको दिखेंगे, बहुत सारे पेड़ आपको लंबे लंबे पतली पतली पंक्ति उसकी जो है पत्तियां होती हैं, तो वो सब आपके इसमें आ जाते हैं, ये जो है चीड़ वगैरह के वृक्ष किसमें, टाइगा वन में। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 79 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, बगाती कृषि के उदाहरण है। बगाती कृषि ऐसी कृषि जो कि बेच दी जाती है, खेती करके बगान में होती है और उसका जो है उसको बेच करके पैसा कमाया जाता है, जैसे गन्ना, चाय, रबड़, कहवा, कोको, ये सब जो है फसल ऐसी हैं जो बगाती कृषि हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला 80 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, चाय का मूल उत्पादक देश कौन सा है, बताएं। चाय का मूल उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। चाय जो है चीन उत्पादन करता है नंबर 1 पर, ठीक है। ऐतिहासिक रूप से चाय जो है उसकी शुरुआत चीन से ही हुई है और यहीं से यह पूरी दुनिया में फैली है चाय। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये चाय, चाइना में चाय कही जाती है, लेकिन भारत के कुछ इलाकों में चाय को चाह कहा जाता है, क्योंकि चाय के बहाने ही 4-5 लोग बैठ करके बढ़िया चुस्की लेते हैं ठंडियों के महीने में और बढ़िया गपशप करते रहते हैं चाय की टपरी पर, ठीक है। तो कहीं पर भी चाहे छोटे बच्चे, मतलब बच्चे हों, आप देखते हैं बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर लोग एक क्लास लेते हैं, उसके बाद बढ़िया चाय की टपरी पे निकल जाते हैं, 2 क्लास लेने के बाद में जाते हैं आराम से वहाँ पर बैठ करके चाय पीते हैं। 2-3 उनके जो फेलोशिप वाले, मतलब जो उनके क्या नाम है, जो अंडर में पीएचडी करते हैं, वो भी जाते हैं, बढ़िया चाय पानी पीते हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग भी कभी कभी जाते थे, बैठते थे कई प्रोफेसर के साथ में, तो वो लोग बुला लेते थे कि भाई जो है आइए शुक्ला जी, आइए बैठिए, चाय पानी हो जाए, ठीक है। बहुत इज्जत करते हैं भाई प्रोफेसर लोग, ठीक है। जो मतलब जानते थे, पहचानते थे, यूट्यूब के बारे में मेरे जानते थे, बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है, यूट्यूब की वजह से, आप लोगों की वजह से। 81 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादित करता है। तो कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादित करता है, 81 नंबर प्रश्न, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सबसे अधिक मात्रा में कोयला उत्पादन करता है, क्योंकि आप देखते हैं कोयला का भंडार जो है वो एक प्रकार से आप देखते हैं भारत में छत्तीसगढ़ झारखंड दोनों में आपको मिल जाएगा, ठीक है। झरिया कोयला का इलाका बड़ा फेमस है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन से, कहवा की खेती कहाँ होती है। कहवा की खेती पहाड़ी ढालों पर होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों, पहाड़ी ढालों पर होती है कहवा खेती। कॉफी के पौधों के लिए ऐसी जमीन चाहिए जहाँ पानी बिल्कुल भी रुकना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसीलिए पहाड़ी ढालों पर उगाया जाता है। भारत में कर्नाटक का जो इलाका है कहवा उत्पादन के लिए बेस्ट माना जाता है। अगला प्रश्न 83 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन से, भिलाई इस्पात कारखाना किस विदेशी देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। भिलाई इस्पात कारखाना किस विदेशी देश के सहयोग से स्थापित किया गया था दोस्तों, तो सोवियत संघ के, यानी यूएसएसआर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। उस समय सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी, अब तो सोवियत संघ रूस में बदल गया है। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य बेटा कौन सा, असम राज्य जो है सबसे नंबर 1 पर चाय उत्पादन में है। यहाँ की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की जो घाटी है, वहाँ पर चाय के बागान जो है बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है, असम में। 85 नंबर क्वेश्चन है, कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख जो है एक जो है, बताएं कुद्रेमुख क्या है, कर्नाटक में जो है पड़ता है, कर्नाटक में स्थित है कुद्रेमुख। लौह एस्क यानी आयरन ओर की खानों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है कुद्रेमुख। इसका नाम घोड़े के मुख जैसी आकृति वाली पहाड़ी के कारण से इसका नाम कुद्रेमुख पड़ा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कुद्रेमुख, लौह उत्पादन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, विश्व की रोटी की टोकरी किस घास के मैदान को कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी किस घास के मैदान को कहा जाता है दोस्तों, तो रोटी की टोकरी प्रेरी घास के मैदान को कहते हैं। प्रेरी जो घास का मैदान है, उत्तरी अमेरिका के विस्तृत घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है। आधुनिक मशीनों से गेहूं का विशाल उत्पादन इस इलाकों में खूब होता है, इसीलिए इसको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है प्रेरी घास के मैदानों को, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, आधात्विक खनिज कौन सा है। आधात्विक खनिज यानी कि जिसमें धातु का अंश नहीं होता है, उसको आधात्विक खनिज कहा जाता है, ठीक है। जैसे जिप्सम, हीरा और अभ्रक, ये इसी श्रेणी में आते हैं, ये सब आपके आधात्विक खनिज होते हैं। तो जिप्सम इसमें करेक्ट आंसर होगा, जिप्सम। जिप्सम डी ऑप्शन में दिया है, तो जिप्सम क्या है दोस्तों, जिप्सम जो होता है, जिप्सम, हीरा, अभ्रक, ये सब
ये सब ऐसे खनिज हैं जिसमें धातु का अंश होता ही नहीं, इसीलिए इसको हम अधात्विक खनिज कहते हैं। जबकि आप देखेंगे मैग्नीज, टंगस्टन, निकिल, ये सब धातु वाले हैं, यानी ये सब धातु हैं, यानी कि धात्विक खनिज हैं। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, विश्व में लौह अयस्क उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक देश मतलब कौन सा है? लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऊन के उत्पादन में भी नंबर 1 पर है, ऊन उत्पादन में भी नंबर 1 पर है, और लौह अयस्क उत्पादन में भी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर माना जाता है। वर्तमान में अगर देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से, तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक और निर्यातक यानी बेचने वाला भी देश नंबर 1 पर है, और उत्पादन भी सबसे अधिक मात्रा में करता है। और इसके बाद में दूसरे नंबर पर ब्राजील आता है, फिर तीसरे नंबर पर चाइना आता है। ठीक है, पहले पे ऑस्ट्रेलिया आता है। 89 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, प्रमुख रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? प्रमुख रबड़ उत्पादक देश है दोस्तों थाईलैंड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड विश्व में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा रबड़ उत्पादन में। बाकी फिर इसके बाद में इंडोनेशिया और मलेशिया भी रबड़ उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। झरिया, झरिया जो है झारखंड का क्षेत्र है। भारत में कोयला उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है झरिया कोयला का क्षेत्र। यह अपने उत्तम गुणवत्ता वाले जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कोकिंग कोल के लिए प्रसिद्ध है। यानी कोकिंग कोल मतलब कि ऐसा कोयला जिसमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बन की मात्रा होती है। अच्छा कोयला जो होता है, वो कोयला उत्पादन क्षेत्र जो होता है वो कहाँ पर है? झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में पड़ता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन से, डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो डोनबास क्षेत्र जो है कोयला के लिए ही प्रसिद्ध है, कोयला उत्पादन के लिए डोनबास। ठीक है, डोनबास यूक्रेन का एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। कहाँ का? यूक्रेन का। यूक्रेन रूस के बगल में पड़ता है, जहाँ से युद्ध हो रहा था पहले, रूस और यूक्रेन का। तो यूक्रेन का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है डोनबास का इलाका, जहाँ पर बहुत हाई क्वालिटी का कोयला निकलता है इसकी खानों से। ठीक है, विश्व भर में इसका जो है लोग पसंद करते हैं इस कोयले को। 92 नंबर क्वेश्चन से प्रश्न क्या आ चुका है आपका, न्यू कैसल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? न्यू कैसल क्षेत्र ये ग्रेट ब्रिटेन में है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यू कैसल जो है ये एक प्रकार से जिसको आप कह सकते हैं न्यू कैस्टल अपॉन टाइन कहते हैं। ठीक है, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक बंदरगाह है। बंदरगाह वो स्थान होता है जहाँ पर पानी के जहाज बड़े बड़े करके रुकते हैं, उनको बंदरगाह कहा जाता है। तो बंदरगाह और कोयला खनन क्षेत्र है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी इसी नाम का एक क्षेत्र है, लेकिन विकल्पों के आधार पर ब्रिटेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन से, गन्ने का मूल उत्पादक देश कौन सा है? गन्ने का मूल उत्पादक देश दोस्तों भारत। भारत जो है गन्ने का मूल उत्पादक मतलब कि आप देखेंगे जन्म स्थान जो हुआ है, मूल उत्पादक मतलब होता है गन्ने का कहाँ पर अधिक मात्रा में नहीं होता, मतलब कि गन्ने की शुरुआत कहाँ से हुई। तो मूल उत्पादक मक्का का कहाँ पर है? अमेरिका में है। ऐसे ही गन्ने का मूल उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। जन्म स्थान भारत में है गन्ने का। ठीक है, भारत से ही गन्ना अन्य देशों में गया है, ब्राजील और मिस्र तक पहुंचा। ठीक है, सुगर कैन कहते हैं अंग्रेजी में। 94 नंबर प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के लिए प्रमुख कारक। सूती वस्त्र कहाँ कहाँ पर जो है स्थापित होते हैं उद्योग इसके लिए बताएं। ठीक है, सूती वस्त्र के लिए सस्ता श्रम और कच्चा माल मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त जलवायु भी होनी चाहिए, और स्वदेशी और विदेशी बाजार में डिमांड भी होनी चाहिए आपके सूती वस्त्र की। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त तो सभी चीज़ें जो होती हैं वो जरूरी होती हैं। ठीक है, उपयुक्त जलवायु इससे जरूरी होती है क्योंकि धागा टूट जाता है, धागा ना टूटे इसलिए आर्द्र जलवायु जो नम जलवायु होती है वो ज़्यादा बेटर मानी जाती है। ठीक है, ज़्यादा सूखी जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के लिए नहीं उपयोगी होती है। 95 नंबर क्वेश्चन से, कोयले के कितने प्रकार होते हैं? कोयले के 4 प्रकार होते हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को 4 प्रकार का बताया गया है। कौन कौन सा? पहला कोयला और सबसे नंबर 1 का कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला, सर्वाधिक कोयले की मात्रा होती है और नंबर 1 का कोयला होता है। दूसरा होता है बिटुमिनस कोयला, भी अच्छा होता है। तीसरा होता है लिग्नाइट कोयला, ये थोड़ा सा बेकार होता है। और पीट कोयला सबसे बेकार होता है। ठीक है, अगला को तो कौन कौन सा? एंथ्रासाइट नंबर 1 पर है, बिटुमिनस दूसरे नंबर पर, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट कोयला। ये 4 प्रकार के कोयले की प्रजातियां होती है, प्रकार होते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन से, पिट्सबर्ग और यंगस्टाउन क्षेत्र किस देश में स्थित है? बताएंगे फटाफट से। 96 नंबर क्वेश्चन से, पिट्सबर्ग और यंगस्टाउन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। पिट्सबर्ग को विश्व की लौह इस्पात की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित है पिट्सबर्ग। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे 97 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी कोई व्यक्ति नहीं है, रबी, खरीफ और जायद ये फसलों के सीजन होते हैं।
ठीक है। तो रबी की फसल में आपका इनमें से क्या आ जाएगा, सरसों जो है, सरसों गेहूँ ये सब रबी की फसल है। जैसे अभी रबी की फसल की कटाई हो रही है, ठीक है। जब आप देखते हैं रबी की फसलें जो होती है बेटा सर्दियों में अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती हैं और अप्रैल महीने में काटी जाती हैं, मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से बसंत में काटी जाती हैं और सर्दियों के महीने में बोई जाती हैं। सरसों, गेहूँ, गन्ना, जौ ये सब रबी की फसलें हैं, जबकि कपास, मक्का, अरहर ये सब खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 98 नंबर क्वेश्चन से। भारत में कौन सा संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? देखिए यहाँ पर जो आपने क्लास देखी दोस्तों, अगर इस क्लास को आप 2-3 बार देख लेंगे आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बात ध्यान रखें, क्योंकि मैं इसके साथ साथ क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, इससे आपका बड़ा बेटर तरीके से तैयार होता रहा होगा। ये जबरदस्त तरीके से मैंने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है आपका जो है सोचने की नजरिया बदलता है और क्वेश्चन आपको समझ में आ जाते हैं, इसलिए मैं समझा करके बता रहा हूँ। भले ही 1 घंटे आपकी क्लास में लग जाते हैं, लेकिन 1 घंटे में जो 100 क्वेश्चन बताता हूँ, 100 का दुगुना कर दीजिए, 200 क्वेश्चन या 250 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं एक वीडियो से मेरे। ऐसे ही तमाम सारे वीडियोस आपके लेक्चर आपको मिल जाएंगे। भारत में कौन सा संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों? तो राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान भारत का लगभग में 90% संगमरमर वहीं से आता है। यहाँ का जो मकराना संगमरमर है विश्व में प्रसिद्ध है, जिससे ताजमहल बनवाया गया था वो मकराना संगमरमर से ही बना हुआ है, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है प्रमुख तांबा उत्पादक देश कौन सा है? प्रमुख तांबा उत्पादक देश है चिली। चिली देश जो है तांबा उत्पादन के लिए नंबर 1 पर माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है चिली देश। अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का देश है ये, ठीक है। एक जैसे ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ये पड़ता है, इसी के किनारे किनारे देश पड़ता है चिली वाला, ठीक है। यहाँ की जो है चुकविका मोटा खान पड़ती है, एक विश्व की तांबा राजधानी कही जाती है उसको। लास्ट क्वेश्चन आपका 100 नंबर, हीरा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र। हीरा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र आपका है बोत्सवाना। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बोत्सवाना जो है दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। रूस भी एक बड़ा उत्पादक है, लेकिन अफ्रीका में जो बोत्सवाना जो इलाका है वहाँ का दबदबा हीरे के मामले में नंबर 1 पर रहा है, ठीक है। तो अफ्रीका में पड़ता है बोत्सवाना का इलाका, ये बात ध्यान रखेंगे। अब आप यहाँ पर देखिएगा जियोग्राफी का 4th सेमेस्टर का मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। आंसर की पूरी मैंने बता दी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें बहुत सारे लेक्चर आपको मिल मतलब कि ये बहुत सारा आपको क्वेश्चन आंसर मिल गया होगा। को करिकुलर मास्टर पर भी आपको मिल जाएगा बहुत सारा लेक्चर, ठीक है। और शुक्ला डी पॉइंट पर तो को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही जबरदस्त है, ये बात ध्यान है। क्यों इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला जो को करिकुलर वाला होता है, सारे लेक्चर्स आपको यहीं पर मिल जाते हैं और भी तमाम सारे सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी शुक्ला डी पॉइंट पर भी आप देखेंगे। अगर आपको पीडीएफ देखिए, पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर लीजिए, ऐसे ही आंसर की आपको मिल जाएगी। ये आंसर की रहती है कि भाई सभी सब्जेक्ट का लिखा होगा कि इसका कौन सा सही, उसका कौन सा सही, सब लिखा हुआ है। आंसर की लेने के लिए या पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत सभी का मिल जाएगा। अंग्रेजी तक का भी मैं कुछ कोशिश करूंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में व्यवस्था करूं। 99 84 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे दोस्तों? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 4th सेमेस्टर की फीस मात्र 100 रुपये है। जैसे आप एसएमएस करेंगे इसके अंदर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास के लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिलता रहेगा। वैसे आपको बता दूं कि पीडीएफ नोट्स के लिए ही ये ग्रुप है, तो पीडीएफ नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी का, हिस्ट्री का, अंग्रेजी का भी ऑब्जेक्टिव वाला मिल जाएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट का लिखित भी मिल जाएगा, जियोग्राफी का, सोशियोलॉजी का, हिंदी का, इन सभी का लिखने वाला भी है। लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी टाइप के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे और ऑब्जेक्टिव वाला भी मिल जाएगा। को करिकुलर का भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप 4th एंड 5th का एक साथ जमा करते तो आपके लिए फीस और कम कर दीजिएगा, यानी 150 रुपये में ही आपको 2 सेमेस्टर की फीस आपकी 150 रुपये। क्यों कह रहा हूँ जुड़ने के लिए? क्योंकि आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदते हैं, वहाँ से फंसे कि ना फंसे कोई चांस नहीं होता है, लेकिन जब आप हमसे जुड़ते हैं तो आपका फंसना एकदम से तय होता है। क्यों तय होता है? क्योंकि मैं पिछले साल के कई क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाता हूँ ऑलरेडी। 4-5 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी, उससे बाहर कुछ नहीं फंसेगा। तो ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में नंबर बढ़ाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। नंबर अपना बढ़ा लीजिए, देर मत कीजिए प्लीज़। देर करेंगे तो आप खुद ही परेशान रहेंगे। तो मात्र 100 रुपये लगता है 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के लिए, और केवल 50 रुपये और अगर आप खर्च करते हो उसी समय 150 रुपये इकट्ठा फीस जमा करेंगे तो आपका 5th सेमेस्टर के 5 पेपर होंगे 5th सेमेस्टर में को करिकुलर का, और 2 मेजर सब्जेक्ट होंगे, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। तो 5th सेमेस्टर वाला पूरा और पूरा 4th सेमेस्टर वाला, दोनों आपको मिल जाएगा 150 रुपये फीस में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 4th सेमेस्टर के पेपर के बाद में 5th में आपको जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर आपको तमाम सारे लेक्चर मिलते रहेंगे। तो ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। मेरे हिसाब से आपको 150 वाला जो है ये आपको जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि 150 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
₹100 में केवल 4th सेमेस्टर का मिलेगा और ₹150 में आपको 4th एंड 5th दोनों का मिल जाएगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखें। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।